हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर। और अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी चल रही है, जिसमें अपना लेक्चर नंबर 4 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अपन ने स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड कंसेप्ट चल रहा था। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि क्या होते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है। और स्केलर फील्ड के बारे में अपन ने ये उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख लिया था। अब अपन देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर फील्ड कंसेप्ट अपना क्या चल रहा है। स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड में अब अपन देखते हैं, अब अपना जो टॉपिक है स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड से रिलेटेड अपन ने स्केलर फील्ड से रिलेटेड जो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, उसकी प्रवणता निकाली थी। मतलब स्केलर फील्ड में अपन ने ग्रेडियंट निकाला था। क्या आया था अपना, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का डेल फाई यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर क्या होता है अपना डेल फाई, जहाँ पे फाई इज द स्केलर क्वांटिटी और डेल क्या है हमारा अवकलज ऑपरेटर यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है डेल इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये अपनी ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू आई थी, जिसमें डेल क्या है अपना क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर, अब अपन देखते हैं कि किसी भी फंक्शन, किसी भी जैसे स्केलर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। जैसे फाई क्या हो सकता है अपना कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लिया फाई इक्वल टू दे रखा है अपन को 2x आई कैप प्लस 3 वाई स्क्वायर जे कैप प्लस, यहाँ पे अपन को डायरेक्शन नहीं दी हुई होगी क्योंकि ये एक ही स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या दी हुई होगी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8z क्यूब। तो इस तरह अपन को कोई भी स्केलर क्वांटिटी दी हुई होगी, तो अपन को यदि इसका ग्रेडियंट निकालना है तो वो कैसे निकालना होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर क्या करेंगे डेल फाई, यानी कि इसको अपन इस पे अप्लाई करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आयोटा प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और कौन से स्केलर क्वांटिटी क्या है अपनी, ये हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8z क्यूब। अब अपन देखते हैं इसको इस पर अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इसको इस पर अप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8z क्यूब प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई स्केलर क्वांटिटी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8z क्यूब प्लस के कैप स्केलर क्वांटिटी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8z क्यूब। इस प्रकार आ जाएगी। अब अपन ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स का तो हो जाएगा और बाकी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड पर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा जीरो होगा। तो डेल बाई डेल एक्स 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x यानी 4x, इसका जीरो प्लस जे कैप। अब इस क्वांटिटी का y के रेस्पेक्ट में करो तो ये इंडिपेंडेंट है, तो 2x स्क्वायर और जो 8z क्यूब है वो क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा प्लस के कैप जो अब इसका करो z के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 24z स्क्वायर। अब अपनी जो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आया, ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर आ जाएगा हमारा 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस 24z स्क्वायर के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने जो स्केलर क्वांटिटी है उस स्केलर क्वांटिटी का अपन ने ग्रेडियंट निकाला, वो ग्रेडियंट अपना क्या आया वेक्टर
क्वांटिटी आया। यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो इस प्रकार अपन जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी दे रखी हो, तो अपन उसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये था ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता। अब प्रवणता ये तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, उसकी हो गई। अब ऐसी बहुत सारी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनका अपन ग्रेडियंट निकालते हैं। जैसे अपन देखते हैं ऊष्मा संचरण की दर है। ऊष्मा संचरण मतलब किसी भी एकांक क्षेत्रफल से जो ऊष्मा फ्लो हो रही है वो क्या होती है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल से जो ऊष्मा फ्लो हो रही है उसको मान लिया जे क्यू से डिनोट कर दिया, तो उसका मान होता है माइनस का लैम्डा अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, या ये भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए टी। यानी कि किसी भी जो अपनी कोई भी जो एक एरिया कंटेन करने वाली वस्तु है, उस एरिया कंटेन करने वाली वस्तु से जो एकांक क्षेत्रफल में जैसे मान लिया ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से एकांक क्षेत्रफल में इस वस्तु से अल्पांश लिया। अब इसका पर जो एरिया ऊष्मा का संचरण होता है वो हो रहा है, ऊष्मा का संचरण हो रहा है, वो क्या होता है अपना माइनस डेल लैम्डा डी टी अपॉन डी एक्स। यानी कि ये क्या है, यहाँ इसकी प्रवणता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अपना ऊष्मा संचरण की दर है, ऊष्मा संचरण किस पर निर्भर कर रहा है, प्रवणता पर। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि उसकी प्रवणता पर निर्भर करती है, उसके फ्लो पर निर्भर करती है। जैसे एकांक क्षेत्रफल से जो ऊष्मा संचरण की दर है Q अपॉन टी, एकांक क्षेत्रफल से Q अपॉन टी ऊष्मा संचरण की दर उसकी प्रवणता पर निर्भर करती है। किसकी प्रवणता पर, जो ऊष्मा संचरण की दर है उसकी प्रवणता पर निर्भर करती है। तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि कुछ भौतिक राशियां उनकी विभव प्रवणता पर निर्भर करती हैं या उसकी प्रवणता पर निर्भर करती हैं। तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या हो गया अपनी वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई। जैसे फर्स्ट हो गई अपनी जे क्यू या क्यू अपॉन ए टी बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ए टी बराबर हो गया माइनस का लैम्डा डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, यहाँ पे प्रवणता है। कौन सी, किसकी प्रवणता है, अब ताप संचरण की बात कर रहे हैं तो ये हो गई हमारी ताप प्रवणता। यानी ऊष्मा संचरण की दर किस पर निर्भर कर रही है, ताप प्रवणता। और किसके साइन के इक्वल है, उसकी विपरीत दिशा में, मतलब नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है अपना, विपरीत दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन डिनोट अपोजिट डायरेक्शन। और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे क्यू क्या है, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा की मात्रा भी बोल सकते हैं। और टी अपना यहाँ दे रखा है समय, ए दे रखा है अपना एरिया यानी क्षेत्रफल। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से ऊष्मा संचरण की दर उसकी विभव प्रवणता के समानुपाती होती है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन Q प्रोपोर्शनल टू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। यानी कि ऊष्मा संचरण की दर अपनी विभव प्रवणता के विपरीत दिशा के समानुपाती होती है। तो अब अपन लिखते हैं ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल। ये तो हो गई अपनी ताप प्रवणता, यानी ताप से रिलेटेड जो प्रवणता है वो हो गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार अपन देखते हैं तो
V I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है, और R को अपन क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन ए, यानी रो L अपॉन ए ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे रो क्या है, अपनी रेजिस्टिविटी है, और अपन जानते हैं 1 अपॉन रो बराबर क्या होता है, सिग्मा होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, I बराबर सिग्मा रो अपॉन L। तो ये क्या आ गया अपना, I बराबर सिग्मा रो L रो अपॉन क्या जाएगा, इससे देखो 1 अपॉन रो की जगह सिग्मा V अपॉन L इंटू ए। अब ए को इधर ले जाओ तो क्या जाएगा, I अपॉन ए बराबर क्या जाएगा, सिग्मा V अपॉन L। तो I अपॉन ए बराबर क्या होता है अपना, धारा घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, जिसको किससे डिनोट करते हैं अपन, जे से, या JD भी लिख सकते हैं, यानी कि धारा घनत्व। ये क्या हो जाएगा, V अपॉन L इंटू सिग्मा। अब इसको प्रवणता के फॉर्म में लिखना चाहे तो डेल V अपॉन डेल x, ये भी डिस्टेंस है तो इसको इस प्रकार डिनोट कर दिया। तो इस स्थिति में जो उसकी विभव प्रवणता है वो क्या होगी, यहाँ पे डेल V बाई डेल x, यानी कि यहाँ ये लिख सकते हैं ZD बराबर धारा घनत्व, और डेल V अपॉन डेल x क्या हो गया अपना, विभव प्रवणता। यानी कि अपन कहना ये चाह रहे हैं, इनका डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो उनकी प्रवणता पर निर्भर करती है, उनके अभिगमन पर निर्भर करती है। अभिगमन को अपन किस से डिनोट करते हैं, प्रवणता से। मतलब ये x यदि किसी भी क्वांटिटी का दूरी के रेस्पेक्ट में यदि डेरिवेटिव हो रहा है, किसी भी क्वांटिटी का यदि दूरी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो वो उस क्वांटिटी की प्रवणता को डिनोट करेगा। जैसे ये है अपनी ताप प्रवणता का दूरी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, तो क्या हुआ ये अपनी ताप प्रवणता। और क्या डिनोट कर रही है, ये ताप के फ्लो को डिनोट कर रही है। और सेकंड ओम के नियम में अपनी जो विभव प्रवणता डेल V बाई डेल x है, वो ZD बराबर सिग्मा डेल V अपॉन डेल x, वो किसको डिनोट कर रही है, वो ये डिनोट कर रही है कि हमारी करंट कितनी फ्लो हो रही है, मतलब करंट के अभिगमन को प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार यदि हमें अणुओं की संख्या दे रखी हो, इसी प्रकार हमें यदि अणुओं की संख्या दे रखी हो, तो उस स्थिति में अपनी जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, उसको अपन ऐसे लिखेंगे ZD। तीसरा है J बराबर dN m अपॉन dx। यहाँ पे D अपना है विसरण गुणांक और dNm या Nm अपन बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Nm अपॉन a इंटू टी, यानी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाले अणुओं की संख्या, प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाले अणुओं की संख्या उसकी अभिगमन की प्रवणता को प्रदर्शित करेगी। यानी कि Nm क्या है, द्रव्यमान में प्रवाहित होने वाले अणुओं की संख्या हो गई। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको अपन विभव प्रवणता के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन वेक्टर फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स क्या होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कोई भी जैसे द्रव ले लेते हैं, द्रव किसी भी एरिया में से कितना फ्लो हो रहा है, कितना उससे पास आउट हो रहा है, वो क्या डिनोट करेगा, उसके वेक्टर फ्लक्स को, वो उसकी फ्लक्स को डिनोट करेगा। जैसे अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में यदि बात करें तो अपन देखते हैं कि एक एरिया ले लेते हैं, एक एरिया कंटेन करता हुआ
एक लेते हैं तो उसमें एक जो इंस्टेंटेनियस यानी अल्पांश क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली बल रेखाएं होंगी वो उसके फ्लक्स को डिनोट करेंगी। और किसके फ्लक्स को डिनोट करेंगे? अपन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेंगी, और यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करेंगी। या अपन इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें एकांक क्षेत्रफल से तो क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू ए डॉट डी ए, मतलब जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया उस अल्पांश क्षेत्रफल से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं वो अपनी किसको डिनोट करेगा? वेक्टर फ्लक्स को। तो अपन देखते हैं अब वेक्टर फ्लक्स, और इसको और अच्छा समझने का तरीका यह है कि कोई भी अपन लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड को देखते हैं अपन इसको कोई भी अपन ने लिक्विड लिया और एक फ्रेम लिया, लिक्विड लिया और फ्रेम लिया, माना वो लिक्विड इससे इस प्रकार पास आउट हो रहा है। अब अपन देखते हैं इसकी वेलोसिटी मान ली v है, v वेलोसिटी से जो ये फ्लक्स जो ये द्रव है वो फ्लो हो रहा है। अब अपन इस फ्रेम की अपनी 3 कंडीशन बन रही हैं। इस फ्रेम की 3 कंडीशन बन रही हैं। पहला है यदि फ्रेम द्रव की प्रवाह की या द्रव प्रवाह के तल में हो, द्रव प्रवाह के तल में हो, और इस स्थिति में क्या होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अपना पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत किसी भी क्षेत्रफल की डायरेक्शन कैसे होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। पृष्ठ के तल के लंबवत, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस प्रकार हो जाएगी, बाहर की साइड हो जाएगी। ये मान लिया अपने पृष्ठ है, अब इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। अब उसी प्रकार अपन देखते हैं यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो, और थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? द्रव इस प्रकार फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी से, और इसी प्लेन में अपना जो क्या है, इसी प्लेन में अपना फ्रेम रखा हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन तो ऐसे हो गई, इस प्रकार हो गई, और जो v है, जो द्रव है वो इस प्रकार फ्लो हो रहा है, इधर द्रव फ्लो हो रहा है और इधर इसकी डायरेक्शन है एरिया की। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्या इस स्थिति में द्रव फ्लो होगा? क्या इस स्थिति में द्रव फ्लो होगा? बताओ। ये इस प्रकार फ्लो हो रहा है और इसी प्लेन में अपना क्या रखा हुआ है? फ्रेम रखा हुआ है। तो इस स्थिति में अपना द्रव फ्लो नहीं होगा, यानी कि इस स्थिति में द्रव फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। यानी कि इसको अपन फ्लक्स को फाई से डिनोट कर रहे हैं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन अपनी क्या बनती है? जो द्रव फ्लो है वो द्रव का फ्लो फ्रेम के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए। यदि फ्रेम, या ये भी लिख सकते हैं यदि फ्रेम द्रव के प्रवाह के लंबवत हो, द्रव के प्रवाह के लंबवत हो तो इस स्थिति में क्या होगा? जैसे ये तो अपना द्रव फ्लो हो रहा है और अपना फ्रेम रखा हुआ है यूं, तो इस स्थिति में इससे द्रव पास आउट हो सकता है, इस स्थिति में द्रव पास आउट हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं अपन? थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि इस प्रकार फ्रेम रखा हुआ है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर हो गई और इधर ही अपना जो द्रव है वो फ्लो हो रहा है। तो इस स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और उसका मान क्या होगा? VA, यानी एरिया से फ्लो होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? VA। तीसरी कंडीशन अपनी क्या बनती है कि यदि द्रव का फ्लो
तो इस डायरेक्शन में हो, लेकिन फ्रेम अपना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा हुआ हो, फ्रेम अपना पर्टिकुलर एंगल पर रखा हुआ हो, तो उस स्थिति में जो पास होने वाला फ्लक्स की मात्रा क्या होगी, उस स्थिति में थीटा पर निर्भर करेगी कि थीटा क्या होगा, थीटा पे डिपेंड करेगी, यानी कि ये हो जाएगा VA cos थीटा, यानी कि थीटा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी जो द्रव है या फ्लक्स है वो फ्लो होगा। अब ये चीजें क्या बता रही हैं अपन को, जो फ्रेम है, जिस भी पोजीशन में फ्रेम है उस पोजीशन में जो द्रव फ्लो हो रहा है वो द्रव की मात्रा, एक फ्रेम से फ्लो होने वाली द्रव की मात्रा उसके फ्लक्स को डिनोट कर रही है। इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी के अपन फ्लक्स को प्रेजेंट करने के लिए इसका रेफरेंस ले सकते हैं और किस प्रकार वो फ्रेम की सहायता से फ्लक्स को बताया जा सकता है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि यदि फ्रेम उसी के प्लेन में हो तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इन द प्लेन हो, जिस डायरेक्शन में अपने द्रव जा रहा है उसी डायरेक्शन में यदि अपना फ्रेम हो तो फ्लक्स की मात्रा 0 हो जाएगी। यानी कि जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई भी सदिश राशि है, उस सदिश राशि से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो फ्लक्स पास आउट कितना होगा, जो इस फ्रेम से, जैसे सिलेंडर ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर ले लें, उस सिलेंडर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है। ये तो अपन ने एग्जाम्पल लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी वो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेंगी। जैसे मान डी फाई बराबर E डॉट DA, इस एरिया में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E डॉट DA। और यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो D फाई B बराबर क्या हो जाएगा, B डॉट DA। तो इस प्रकार अपन फ्लक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना वेक्टर फ्लक्स, यानी कि कोई भी किसी भी सदिश राशि का फ्लक्स को डिनोट करें तो किस प्रकार समझा जा सकता है उसे, इस प्रकार एक फ्रेम का रेफरेंस लेके अपन पास होने वाले फ्लक्स को समझ सकते हैं।